नमस्कार, अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर नैनीताल में तल्लीताल धोबी घाट में एक घर में भीषण आग लग गई। शाम के वक्त घर में अचानक आग लग गई, जिससे आसपास भी अफरा तफरी मच गई। हालांकि स्थानीय लोगों ने पहले खुद ही आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग बेकाबू होने के बाद फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची। कई घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन घर में रखा सभी सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि घर डीएम कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी का है और अब पुलिस नुकसान का आकलन कर रही है। डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल में सूचना आई थी कि नेशनल होटल के पीछे आग लग गई है और साथ ही हमारे जो चीता मोबाइल में अमित है उसके मोबाइल नंबर में भी कॉल आई। तत्काल डांट से हमारी पुलिस फोर्स यहाँ पर पहुँच गई थी और फायर सर्विस को तत्काल सूचना दी गई थी, जिस पर फायर सर्विस भी मौके पर आ गई और आग पर लगभग नियंत्रण हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अल्मोड़ा के चौखुटिया के दौरे पर रहे। सीएम ने मां अग्नेरी के ऐतिहासिक मंदिर में चैत्र अष्टमी के मौके पर मेले में शिरकत की। सीएम ने प्रदेशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर रंगारंग कार्यक्रमों का आनंद भी लिया। सीएम ने कहा कि चारधाम यात्रा की तैयारी चल रही है। साथ ही कहा कि मानसखंड मंदिर सर्किट पे भी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान अवश्य देंगे। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों इस क्षेत्र का समन्वय करने के लिए, यहां की इस क्षेत्र की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए मैंने अपने कार्यालय से हमारे अपर सचिव श्री जगदीश चंद्र कांडपाल जी को रात्रि विश्राम के लिए इस क्षेत्र में भेजा था कि सब लोगों से बात करने के बाद, लोगों से जनसंवाद करने के बाद, वहां का अध्ययन करने के बाद आप आइए और एक रिपोर्ट दीजिए भाइयों बहनों। उत्तराखंड सरकार और आईटीबीपी के बीच हुए करार का बॉर्डर इलाकों को खासा लाभ हो रहा है। आईटीबीपी ने अपनी डिमांड को 25% से बढ़ाकर सीधे 100% पर पहुंचा दिया है। ऐसे में अब बॉर्डर के पशुपालकों के साथ फिशरीज में लगे लोगों की चांदी कट सकती है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के बॉर्डर जिलों में रोजगार पैदा करने के लिए सरकार की योजना परवान चढ़ रही है। बीते साल अक्टूबर में सरकार और आईटीबीपी के बीच एक एमओयू साइन हुआ था, जिसके तहत आईटीबीपी को जरूरी मटन, चिकन और फिश स्थानीय स्तर पर सप्लाई किया जाना था। पहले चरण में मटन, चिकन और फिश का सिर्फ 25% ही आईटीबीपी को सप्लाई किया गया था, लेकिन सिर्फ 6 महीने में ही ये योजना ऐसी परवान चढ़ी कि आईटीबीपी ने 100% डिमांड कर डाली। एक जो अच्छी चीज़ निकल के आई है, अभी तक हम आईटीबीपी का 25% जो डिमांड है उसको ले रहे थे। अब हमारी सप्लाई को देखते हुए और हमारे जो पशुपालक हैं उनकी मेहनत और जो पशुपालन विभाग और मत्स्य विभाग है उसकी मेहनत को देखते हुए ये एक सक्सेस आई है कि हमें अब 100% जो आईटीबीपी की डिमांड है वो पूरी मिल रही है। फिलहाल उत्तराखंड के 13 आईटीबीपी पोस्ट पर मटन, चिकन और फिश की सप्लाई हो रही है। फिलहाल एक पोस्ट को 70% मटन और चिकन जबकि 30% फिश दी जा रही है। नई डिमांड के मुताबिक अब एक बटालियन को महीने में 3.5 टन फिश सप्लाई की जाएगी। यही नहीं, अकेले पिथौरागढ़ में साल भर में 12,000 किलो से ज्यादा मटन और 6,500 किलो चिकन की डिमांड आ गई है। जो पोल्ट्री है वो 74,356 kg लाइव वेट चाहिएगा, जिसके लिए लगभग हमारे 37,178 बर्ड्स की जरूरत पड़ेगी साल भर में, और 89,656 kg हमें लाइव शीप और गोट की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए हमें लगभग 2,988 लगभग 3,000 के आसपास की बकरी भेड़ की सप्लाई हमने इनको कर। पशुपालन और फिशरीज विभाग इस डिमांड को पूरा करने का दावा भी कर रहे हैं। फिलहाल पिथौरागढ़, चंपावत, उत्तरकाशी और चमोली में ये योजना अमल में लाई जा रही है, लेकिन जैसे नतीजे बीते 6 महीनों में मिले हैं, उससे पशुपालकों के साथ ही फिशरीज से जुड़े लोगों के चेहरे भी खिल गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। केदारनाथ में यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रभारी सचिव युगल किशोर पंत पहुंचे। उन्होंने तैयारियों को देखा, पुनर्निर्माण और सुंदरीकरण के कामों का भी जायजा लिया। उन्होंने गौरीकुंड से केदारनाथ तक के पैदल रूट का भी निरीक्षण किया और रास्तों में जमी बर्फ और मंदिर परिसर की बर्फ को जल्द से जल्द हटाने के भी निर्देश दिए। यात्रा हमारे प्रदेश की बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है और इसमें जो हमारे गढ़वाल के 6 जिले हैं वो मुख्य रूप से उनकी
आय सृजक गतिविधियाँ होती हैं, आय का संसाधन भी होता है और हम अपने प्रदेश को यात्रियों के लिए खोलते हैं। इस बार क्योंकि सरकार द्वारा स्पेशल फोकस दिया जा रहा है चारधाम यात्रा में, उसी को लेके एडवांस तैयारियों को देखने के लिए राज्य स्तर से अधिकारी विभिन्न धामों की ओर विभिन्न यात्रा मार्गों का जायजा ले रहे हैं। केदारनाथ में हेली सर्विस के लिए बुकिंग 8 अप्रैल से शुरू होगी। IRCTC की वेबसाइट पर हेली टिकट बुक किए जाएंगे। सिविल एविएशन अथॉरिटी की CEO सोनिका का कहना है कि टेंडर की शर्तों के मुताबिक 5% किराया बढ़ाया गया है। वहीं ब्लैक मार्केटिंग और दूसरी शिकायतों के लिए मॉनिटरिंग की जाएगी। वहीं शुक्रवार को बद्री केदार मंदिर समिति के CEO अजय थपलियाल ने भी हेली कंपनियों के साथ मीटिंग की। वहीं यात्रा के पहले महीने कोई VIP दर्शन नहीं होंगे, इसलिए हेली से केदारनाथ जाने वाले यात्रियों को भी आम यात्री की तरह दर्शन होंगे, जिस पर हेली कंपनियों ने सहमति जताई है। बेसिकली हमारी तो एक ही वेबसाइट है जो कि IRCTC की वेबसाइट है और उसी के द्वारा हमारी बुकिंग्स होती हैं और इसके अलावा कुछ ऑफलाइन बुकिंग्स जो होती हैं वो हमारी जो काउंटर्स हैं वहाँ पे उसके द्वारा होती हैं। जो मॉनिटरिंग है इसके लिए हम लोग कुछ व्यवस्थाएं कर रहे हैं। परिपेक्ष में आज जो हेली कंपनियों के साथ हमारी बैठक हुई है तो उसमें निर्णय लिया गया कि जो हेली कंपनी के जो प्रतिनिधि आए थे उनके द्वारा अवगत कराया गया कि हमारे पर चार्टर में 6 लोग आते हैं और 9 कंपनी हैं। तो हमने उनको कहा कि आपके जो भी दर्शन होंगे उसको बिल्कुल आम श्रद्धालुओं की तरह दर्शन कराए जाएंगे, क्योंकि एक माह तक VIP दर्शन से पूर्णतः प्रतिबंध है। तो सभी को सुगमतापूर्ण दर्शन कैसे हो, इस चीज़ को लेकर ये मीटिंग की गई थी। तो उनके द्वारा भी सहमति प्रकट की गई कि मंडी समिति को पूरा अपना सहयोग देंगे BKTC। चारधाम यात्रा की शुरुआत इसी महीने होने जा रही है। ऐसे में पुलिस ने पिछले अनुभवों को देखते हुए इस बार चारधाम यात्रा कंट्रोल रूम, सेक्टर और जोन के यात्रा रूट पर बड़ा एक्सपेरिमेंट किया है। क्या है ये नई प्लानिंग, आइए इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। पिछले साल चारधाम यात्रा के दौरान गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंचने के चलते काफी परेशानी हुई थी और इस बार ऐसी स्थिति ना बने इसके लिए पुलिस ने 2 नए एक्सपेरिमेंट किए हैं, जिसमें पहला है चारधाम यात्रा कंट्रोल रूम को रेंज ऑफिस में ही बनाना ताकि श्रद्धालु अपनी परेशानी सीधे कंट्रोल रूम में बताएं। वहीं दूसरा एक्सपेरिमेंट है यात्रा मार्गों को 15 सुपर जोन, 41 जोन और 137 सेक्टर में बांटना, जिसमें हर सेक्टर को पुलिस 24 घंटे मॉनिटर करेगी। ब्रेक कर दिया है और इसमें जो है इस बार एक इन्वॉल्वमेंट ट्रैफिक डायरेक्टरेट का भी पुलिस महानिदेशक महोदय के आदेश अनुसार ये किया गया है कि ये भी जो है एक्टिव रूप से एज ए एक्सिलरी जो है फोर्स के रूप में या मददगार के रूप में काम करे। तो इस संबंध में क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन का जो काम है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से होना है। चारधाम यात्रा और टूरिस्ट सीजन में ऋषिकेश, मसूरी, देहरादून समेत पर्यटक स्थलों में भी जाम बड़ी समस्या बनता है। ऐसे में चारधाम रूट पर होल्डिंग एरिया और पार्किंग की व्यवस्था रहेगी, जबकि मसूरी के लिए ट्रैफिक को विकास नगर से भी भेजा जाएगा। इसके अलावा नए रूट के लिए भी ब्लूप्रिंट बनाया गया है। देखिए, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि जो एक तो ट्रैफिक का आपका सिस्टम जो है जो हाईवे से रिलेटेड है, वहाँ पे हमने जो अधिकारियों को नियुक्त किया है उसके बारे में, और जो कांस्टेबल्स जो मोबाइल पार्टीज हैं उसके बारे में हमने आपको ब्रीफ किया है। सर्टेनली इस जो धाम में जो व्यवस्थाएं हैं तो वहाँ पे एक डेडिकेटेड हमने डेडिकेटेड एक डिप्टी SP का वहाँ पे डिप्लॉयमेंट किया है। तो वो उन्होंने सारी व्यवस्थाएं अपनी देख ली हैं और उनका डिप्लॉयमेंट भी वो हम 25 तारीख से श्री धामों की ओपनिंग से पहले ही हम उनका डिप्लॉयमेंट भी कर देंगे। वैसे पुलिस ने अपने ज्यादातर सीनियर अधिकारियों को यात्रा के तहत फील्ड में उतार दिया है ताकि इस बार चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं को दिक्कतें न आए। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित होने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पहले जिन जमीनों पर भूमाफियाओं का कब्जा था, पंचायत और देवस्थानों की जमीनों को वक्फ बोर्ड में शामिल कर लिया जाता था। अब उन जमीनों पर सरकार का नियंत्रण होगा और जनहित के और विकास के कामों में उनका इस्तेमाल किया जा सकेगा। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड बनने के बाद इस तरह के कई हजार मामले सामने आए हैं, अब उन सभी मामलों की जांच कराएंगे।
लंबे समय से देश को इसकी प्रतीक्षा थी। जो भूमाफियाओं का कब्जा इन जमीनों पर था और तमाम ऐसी जमीनें जो पंचायतों की थी, देव स्थानों की थी या किसी अन्य विभागों की, इनको भी बिना किसी वक्त में शामिल कर लिया जाता था। अब वो सब जमीनें जो है उस क्राइटेरिया से बाहर आएंगी, उसमें अनेक काम हो सकेंगे। उत्तराखंड के अंदर भी बहुत सारे ऐसे मामले हैं, कई हजारों, उत्तराखंड बनते समय जो संख्या थी उसमें कई हजारों की बढ़ोतरी हुई है। हम इसकी जांच करवाएंगे, इस पर काम करेंगे और जनहित के कामों को इस पर आगे बढ़ाएंगे। ये सारी जमीनें सरकार में आएंगी। उत्तराखंड में वक्फ की 5000 से ज्यादा संपत्तियां हैं जिन्हें सालों से लोग बिना किराया दिए ही कब्जाए हुए हैं। साथ ही कुछ जमीनें भूमाफिया की निगाह पर भी हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या ये नया कानून इन माफियाओं से वक्फ को निजात दिलाएगा। देवभूमि उत्तराखंड की इस खूबसूरत धरती पर भूमाफिया की नजर है और इसी भूमाफिया का एक रूप है वक्फ माफिया, जो देवभूमि में मौजूद वक्फ की जमीनों पर कब्जा कर मौज काटता आया है। कमजोर वक्फ बोर्ड की वजह से इसकी संपत्तियां खुर्द-बुर्द होती चली गई, जिसके 2 नमूने पिछले दिनों नैनीताल के रामगढ़ और रुड़की के पिरान कलियर में देखने को मिले। रामगढ़ की बड़ी संपत्ति पर एक वक्फ माफिया अकबर अहमद डंपी ने कब्जा कर रखा है। वहीं बीजेपी नेता भी मान रहे हैं कि नए कानून से ऐसे माफियाओं पर लगाम लग सकेगी। में देखिए, उत्तराखंड की सबसे बड़ी संपत्ति एक वक्फ माफिया अकबर अहमद डंपी ने उस पर कब्जा कर रखा। उसके खिलाफ मुकदमा भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराया, उससे कब्जा लेने का प्रयास कराया। लेकिन जो हमारा कानून था, पूर्व का कानून जो था, वो इतना कमज़ोर था कि उसमें सरकार का हस्तक्षेप हो नहीं रहा। जिस प्रकार वक्फ के नाम पर संपत्तियों का दुरुपयोग होता, जिस प्रकार उसकी आड़ में अवैध काम संचालित हो रहे थे, तो देश प्रमुख है। भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्य देश प्रमुख, बाकी चीजें सेकेंडरी हैं। हालांकि मुस्लिम धर्म गुरु और वक्फ से जुड़े लोग अभी भी ये मानने को तैयार नहीं हैं कि वक्फ कानून में संशोधन के पीछे सरकार की मंशा अच्छी है और वो खुलकर सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। सरकार 80% की जो मेजोरिटी है, बहुसंख्यक समाज है, उसको खुश करने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसको दिखाने के लिए कि हमने अल्पसंख्यक समाज के संग जो उत्पीड़न कर रहे हैं, हम उसको धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, बस उसमें वोट बैंक की राजनीति के सिवा कुछ नहीं है। मुस्लिम धर्म गुरुओं का अपना डर है। दरअसल वक्फ का मतलब दान है और ये दान मस्जिद, मज़ारों, मदरसों, कब्रिस्तान या किसी अन्य धार्मिक कार्यों या गरीबों की मदद के लिए दिया जाता है और इसका वक्फ में दर्ज होना बाकी है। लेकिन यहीं पर अभी तक खेल हुआ है। कई जगह सरकारी और निजी जमीनों को भी वक्फ में दर्ज कर लिया गया, जिस पर बाद में भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया, जिससे ना जमीन बची और ना ही मुस्लिम समाज का भला है। ऐसे में नया कानून इस मनमानी पर शिकंजा कसने वाला है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। देश में बहस वक्फ बिल पर छिड़ी है तो मदरसों के मुद्दे पर राज्य के एकमात्र बीएसपी विधायक शहजाद ने बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि मुसलमान को बीजेपी अल्पसंख्यक ही नहीं मानती, दूसरे धर्मों को मानती है। तो कांग्रेस नेता हरीश रावत ने इसे बीएसपी सुप्रीमो मायावती की ही गलती बता दिया। देखिए रिपोर्ट। देश की संसद ने वक्फ संशोधन बिल पास कर दिया तो विपक्ष ने जमकर सवाल उठाए। वहीं उत्तराखंड में मदरसों पर कार्रवाई की तो बीएसपी विधायक शहजाद ने बांटने की सियासत बता दिया। बीएसपी विधायक ने आरोप लगाया कि बीजेपी मुसलमान पर कोई एहसान नहीं करती। इतना ही नहीं, बीजेपी मुसलमानों को छोड़कर बाकी धर्म के लोगों को अल्पसंख्यक मानती है। वहीं बीजेपी ने बीएसपी विधायक शहजाद की बात को गलत ठहराया है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स के मुताबिक बीजेपी सबको भारतीय मानती है, अल्पसंख्यक नहीं, इसलिए सबका भला करती है। आज मुसलमान पे सरकार का कोई एहसान, कोई काम नहीं है। आप कोई चीज उठा कर देख लीजिए मुसलमान की, वो आपको अलग मिल जाएगी। यहाँ तक कि जो मुस्लिम बाहुल्य ग्राम सभाओं का बजट 6 करोड़ या 8 करोड़ इन्होंने रखा है, वो अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज में नहीं जाता है बजट भी।
वो जाता है बौद्ध में, ईसाई में, सिख में, अन्य में, उनमें जाता है। वो मुसलमानों को नहीं मिलता, लगभग नहीं मिलता। मैं कह रहा हूँ अल्पसंख्यक नहीं, हम तो भारतीय मानते हैं, भारतीय मानते हैं। और भारतीयों में सब भारतीय जो अंतिम छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति है उसका विकास करना है। इस नियत के साथ भारतीय जनता पार्टी गरीबों की बात कर रही है, मजलूमों की बात कर रही है, यतीमों की बात कर रही है, जो उनसे उनके हक छीने गए उनको उनका हक दिलाने की बात करती है। बहुजन समाज पार्टी के मुस्लिम विधायक ने बीजेपी की सोच पर सवाल उठाए तो कांग्रेस के सीनियर नेता हरीश रावत ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती को ही निशाने पर ले लिया। हरीश रावत के मुताबिक ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बीएसपी वोट काटने का काम कर रही है, विपक्ष के साथ मिलकर बीजेपी से लड़ने का नहीं। बसपा यदि वोट काटने की अपनी भूमिका को छोड़ दे और जो गठबंधन है भाजपा के खिलाफ उसका हिस्सा बन जाए तो मायावती जी को भी हम जो उनका सम्मान पूर्ण हुए वो सम्मान रखेंगे। तो ये शहजाद जी इत्यादि जो हैं ये इसलिए हो रहा है क्योंकि भाजपा और उसकी सोच, उसकी विचारधारा से केवल कांग्रेस ही लड़ सकती है। देश में वक्फ बिल के साथ साथ उत्तराखंड में मदरसों पर एक्शन बीएसपी विधायक को नागवार गुजर रहा है, तो बीजेपी इस एक्शन को देश से लेकर देवभूमि तक अवैध गतिविधियों के खिलाफ बता रही है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। ऋषिकेश के राम झूला में अजब नजारा देखने को मिल रहा है। यहां पर जो तारकोल की परत बिछाई गई है वो बढ़ती गर्मी के साथ पर्यटकों के लिए मुसीबत का सबब बन रही है। गर्मी की वजह से तारकोल पिघलने लगी है। पर्यटकों की चप्पलें सैंडल पुल पर बिछे तारकोल में चिपक रही है। गर्मी बढ़ने के साथ ही तारकोल गल रहा है और इसी के साथ लोगों की चप्पल फंस रही है। हैरान परेशान लोग जब अपनी चप्पल पुल तार से नहीं निकाल पा रहे हैं तो वो उनको राम झूला में छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया में घटना का वीडियो खूब वायरल हो रहा है और चर्चा बटोर रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 वीडियो की तारीख और समय को लेकर कोई दावा नहीं करता। और आइए अब देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। पहाड़ टॉप 10। रामनगर के पाटकोट में गेहूं के खेत में आग लग गई, जिसमें 2 खेत फसल जलकर खाक हो गई। और रामनगर के पाटकोट में खुल रही शराब की दुकान का महिलाओं और युवाओं ने विरोध किया है। ऋषिकेश विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने संजय झील का निरीक्षण किया और 20 सोलर लाइट्स देने की घोषणा की। हरिद्वार में महिला कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल को लेकर प्रदर्शन किया और ज्ञापन दिया। उत्तरकाशी में पुलिस ने नशा तस्करी के गिरोह का पर्दाफाश किया और सरगना शहजाद को गिरफ्तार किया। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर में बन रहे पुल की गुणवत्ता को लेकर ग्रामीण खासे नाराज हैं। रेत में मिट्टी मिलाने का आरोप लगाया है। रुद्रप्रयाग में आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों कर्मचारियों को दी जा रही भूस्खलन मोबाइल ऐप की ट्रेनिंग। मोबाइल ऐप आपदा होगा कारगर साबित। पिथौरागढ़ में क्वारब के ग्रामीणों ने डीएम ऑफिस में प्रदर्शन किया। लंबे समय से गांव को रोड से जोड़ने की मांग की जा रही है। कॉर्बेट के बाद अब सीतावरी टूरिज्म जोन में बीते साल पहुंचे 1.5 लाख पर्यटक। सरकार को मिला 3 करोड़ से ज्यादा का राजस्व। रुद्रप्रयाग में लोगों को नहीं काटने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर। डीएम ने अधिकारियों को गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं निपटाने के दिए निर्देश। देहरादून से बड़ी खबर है। धामी सरकार ने दायित्वधारियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 18 नाम शामिल हैं। 18 और बीजेपी नेताओं को सरकार में जिम्मेदारी। न्यूज़ 18 की खबर पर मोहर लगी है। देहरादून से सुभाष बर्थवाल, हरिद्वार से पूर्व जिलाध्यक्ष जयपाल को जिम्मेदारी दी गई है। देहरादून से पुनीत मित्तल को भी दायित्व मिला है। बीजेपी संगठन में कई सालों से कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, दायित्वधारकों की दूसरी लिस्ट जारी हुई है। सुनील प्रभात बातचीत करने के लिए फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, बताइए क्या जानकारी मिल पा रही है आपको? देखिए अनुपम, न्यूज़ 18 ने पहले भी ये बात कही थी कि जल्द ही, क्योंकि इसी हफ्ते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 20 दायित्वधारियों की लिस्ट जारी की थी और तब भी न्यूज़ 18 ने बताया था कि जल्द ही दूसरी सूची जारी हो सकती है करीब 1.5 दर्जन नेताओं की। तो 18 लोगों की ये सूची जारी हुई है, जिसमें जो बीजेपी के जो सीनियर कार्यकर्ता थे उनको सरकार में जिम्मेदारी दी गई है।
हमने ये भी बताया था कि जिसमें सुभाष बरथवाल हैं जो पूर्व दायित्वधारी भी रह चुके हैं पूर्व की सरकारों में, उनको जिम्मेदारी मिल सकती है। तो सुभाष बरथवाल को भी राज्य आंदोलनकारी जो कल्याण परिषद है उसको उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा पुनीत मित्तल हैं जो बीजेपी प्रदेश संगठन में कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे पिछले कई कार्यकाल से, 2 से 3 कार्यकाल में वो यहाँ पर कोषाध्यक्ष रहे हैं। न्यूज 18 ने पहले अपने दर्शकों को बताया था कि पुनीत मित्तल को बकायदा सरकार में जिम्मेदारी इस बार दी जा सकती है, तो उस पुनीत मित्तल को भी इस बार दायित्व दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर दूर स्थित कसार देवी के ठीक सामने से हिमालय के दर्शन होते हैं। माना जाता है कि कसार देवी में चुंबकीय रहस्य है जो लोगों को अपनी ओर खींच लाती है। नवरात्रि में यहां दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कसार देवी में पहली बार 1890 में स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था। इसके बाद कसार देवी इतना प्रसिद्ध हुई कि वाल्टर इवांस वेंटज, डेनमार्क के रहस्यवादी सुनीता बाबा, तिब्बती बौद्ध लामा, अनागारिक गोविंद जैसे दर्जनों लोग यहाँ आए और ध्यान किया। आज भी देश और दुनिया से लोग शांति के लिए यहाँ पहुँचते हैं और कई घंटे मंदिर के आसपास बिताते हैं। माँ के दर्शन कर योग साधना में डूब जाते हैं। बहुत अच्छा लगा, श्रद्धा तो है ही, आके अच्छा लगा, शांति बहुत है यहाँ पे और मन एकाग्र हो गया और ईश्वर के प्रति और आस्था श्रद्धा सब बढ़ गई। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुरम्य वातावरण है। यहाँ पे घंटियाँ जैसे हमारे मंदिर में बजाते हैं, लेकिन यहाँ घंटी बजाने के बाद जो उसकी वाइब्रेशन है वो बहुत देर तक सुनाई देती है और आंख बंद करके ऐसा लगता है उसी के नीचे खड़े रहो, बहुत देर तक वाइब्रेशंस फील होती हैं। और मैं बरेली से आता हूँ, मैं साल में 6 बार तो जागेश्वर आता जाता हूँ और हमेशा यहाँ जरूर आता हूँ। मुझे बहुत अच्छी एनर्जी आती है, यहाँ आके बड़ा सुकून मिलता है। मुझे इतना अच्छा लगता है कि जैसे माइंड फ्रेश हो गया और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ आने वाले लोगों का कहना है कि कसार देवी में चुंबकीय शक्ति होने का एहसास होता है और इस पर नासा के वैज्ञानिकों में भी कसार देवी क्षेत्र में चुंबकीय शक्ति होने का दावा किया है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में, ये वर्ल्ड में तीसरा है मैग्नेटिक फील्ड में। आजकल नवरात्रि चली है, नवरात्रि के समय में श्रद्धालुओं की संख्या थोड़ी ज़्यादा है। यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी भी आए हैं ध्यान साधना के लिए और साधु संत लोग भी आए हैं और ये वर्ल्ड में तीसरा मैग्नेटिक फील्ड में। कसार देवी में साल भर देश ही नहीं विदेशी पर्यटक भी योग साधना के लिए आते हैं, जिससे क्षेत्र में चहल पहल बनी रहती है और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलता है। वहीं नवरात्र में 9 दिनों तक यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है और मां कसार देवी के दर्शन कर लोग पुण्य का लाभ कमाते हैं। न्यूज 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहाँ पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।